यह हमारा 14वां सत्र है और काफी महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि जिनके पास संगठन की कमान है वो हमारे साथ इस समय मंच पर है। मेरी दाएं ओर जो शख्स मौजूद है, संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। एक ऐसे जिले में जहां पर तीनों विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, उस जिले का अध्यक्ष बनने का अवसर श्रीमती रश्मि गवेल जी के हिस्से में आया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां रश्मि जी के सम्मान में। मेरी बाईं ओर जो शख्स मौजूद है, उन पर भी पार्टी ने समय समय पर भरोसा किया है। अलग अलग दायित्व उनके हिस्से में आए हैं। पार्टी के जिलाध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने भूमिका निभाई है। प्रत्याशी के तौर पर भी उन्होंने आजमाने का काम पार्टी ने किया है। कृष्णकांत चंद्रा जी हमारे साथ में, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां कृष्णकांत चंद्रा जी के सम्मान में। एक चुनौतीपूर्ण जिला है सक्ती। जब पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर चली, इस जिले में कांग्रेस की लहर दिखी। अब ऐसे जिले की कमान भाजपा ने जिस शख्स को सौंपी है, उसके लिए अतिरिक्त तालियों की जरूरत है, ताकि उन्हें हिम्मत रहे, हौसला रहे। नाम उनका टिकेश्वर गबेल है। तो रश्मि गबेल बनाम टिकेश्वर गबेल। टिकेश्वर जी अभी अभी बिलासपुर से लौटे हैं। पार्टी इस बात की चिंता कर रही है कि 2023 में जो परिणाम आया वो 2028 में ना आए। टिकेश्वर जी इसी की बैठक करके लौटे हैं। तो टिकेश्वर जी से समझेंगे कौन सा नुस्खा लेके वो लौटे हैं। अगर हो सके तो हमारे बीच में साझा करेंगे। इसी क्रम में मेरे दाईं ओर वो शख्स बैठा है जो इस अंचल की पहचान प्रदेश में भाजपा के चेहरे के तौर पर है। किसी समय मालखरौदा विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। उस क्षेत्र ने इस शख्स को विधायक बनाया था। वो क्षेत्र तो अस्तित्व में नहीं रहा, पर उस समय जिसे विधायक चुना था वो पार्टी में अभी भी अपनी दमदार उपस्थिति रखता है। नाम उनका निर्मल सिन्हा है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां निर्मल सिन्हा जी के लिए। इसी क्रम में मेरे साथ में दो चेहरे जिनको इस क्षेत्र के विधायक और नेता प्रतिपक्ष के चेहरे के तौर पर भी जाना जाता है। नाम उनका गुलजार सिंह है। वह हमारे साथ मंच पर दाईं ओर बैठे हैं। अगर महंत जी नहीं मिलते हैं तो लोग गुलजार जी से मिलकर काम चला लेते हैं। तो चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां गुलजार जी की उस मेहनत के लिए और उस विश्वास के लिए, और जिनके रहते पार्टी को अभूतपूर्व सफलताएं मिली। यहां पर जब से आया हूं लोग बोलते हैं कैसी बातें कर रहे हैं। इस क्षेत्र में दो ही बड़े आदमी पाए जाते हैं, एक चरणदास महंत और दूसरे त्रिलोक जायसवाल। भाई जितने बड़े आदमी उतनी बड़ी तालियां तो बजाइए। तो चर्चा की शुरुआत हम पार्टी के वर्तमान जिलाध्यक्ष टिकेश्वर गबेल जी से करते हैं। टिकेश्वर जी, क्या करती है सक्ती में पार्टी जो ऐसे परिणाम दे जाती है पार्टी? थोड़ा बताओ तो सही। सक्ती निपटा तो समझ में आता है। भाई चरणदास महंत जैसा कद्दावर शख्स था, खिलावत जी ने इसी से बात निपटा ली कि बोले बहुत बड़े नेता हैं। पर चंद्रपुर भी, जयजयपुर भी, क्या है वजह? देखिए, सबसे पहले तो हिमांशु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं कि आपने इतने बड़े कार्यक्रम में हम जैसे कार्यकर्ताओं को एक स्थान दिया है। और जीत हार कहें तो ये राजनीति में लगा रहता है। ये अपन संभावनाएं तलाशते हैं कि हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, और निश्चित ही आने वाले समय में हम अच्छा करेंगे। क्या किए थे कि हार गए ये विषय नहीं है, क्या करेंगे तो जीतेंगे ये विषय है मेरे को लगता है। देखो टिकेश्वर जी, ऐसा है, हमने धर्म चर्चा तो रखी नहीं कि हमें आध्यात्म का ज्ञान दे दो। हमने राजनीतिक चर्चा रखी, और राजनीतिक चर्चा का एक जायज प्रश्न ये है टिकेश्वर जी कि जब प्रदेश में भाजपा जीत रही थी,
शक्ति जिले में भाजपा हार नहीं रही थी, तसल्ली से हार रही थी। तो भाई खोज पाए इतनी बुरी तरीके से क्यों हारे। जीतोगे तो तब ना, जब पहले हारने की वजह खोज पाओगे। नहीं, सही है। देखिए, बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं जी। अब कहाँ कमी रही नहीं रही, ये तो पार्टी स्तर में हमने समीक्षा भी किया जी। ऐसा नहीं है कि समीक्षा नहीं की। और मान के चलिए कि कुछ जगहों पे समीकरण का और बहुत सारा विषय होता है, और जो वोट का ध्रुवीकरण था वो भी हमारे जिला में हमारे पक्ष में नहीं हो पाया। तो निश्चित तौर पे जो वोट का ध्रुवीकरण हुआ यहाँ पे, वो एक हार का बहुत बड़ा वजह हम लोग के बीच में रहा है। तो आगे वोटों का ध्रुवीकरण कैसे हो जाएगा भाई? इतनी ज्ञान की बात जब आपको मिल ही गई, वो क्या है कि वोट हमको ना मिले इसलिए हम हार गए। बात तो आपने हमें यही समझाई। नहीं, ठीक है। वो क्या है कि अभी पहले वक्त लोग भी बताए होंगे, अब खिलावन भैया का भी आप नाम लिए यहाँ पे, और जो ध्रुवीकरण हुआ, मैं बोला वो ध्रुवीकरण हमारे साइड पे नहीं हो पाया हो। जो तीसरी चौथी जो भी हमारे प्रत्याशी हुआ करते थे, उनका वोट का जो इस बार मिलना चाहिए उस हिसाब से वोट नहीं मिला, और कहीं ना कहीं हम चूक गए कि उसको हम अपने पक्ष में कन्वर्ट नहीं कर पाए। आप क्या बता रहे हो? पहले भाजपा 3 या 4 प्रत्याशी लड़ाती थी, इस बार एक ही लड़ाई। ऐसा नहीं बोला मैं। आप ही तो बोले हमारे तीसरे और चौथे प्रत्याशी होते थे। नहीं, मैं वो नहीं बोला। हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके साइड में मैं बोला कि वोट का ध्रुवीकरण हमारे साइड पे नहीं हो पाया। जो वोट का ध्रुवीकरण जो दूसरे नंबर, मान लीजिए मैं प्रत्याशी ऐसे बोला कि भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी, आपको अगर स्पष्ट बताना चाहूं तो जी, तो यहाँ पे क्या है, ये जो चुनाव था भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही लड़ा गया तीनों विधानसभा पे जी। और जो तीसरी पार्टियां हुआ करती थी जी, वो यहाँ पे मान के चलिए इस बार तीसरी शक्ति कोई नहीं थी। उनका जो वोट का ध्रुवीकरण है, कहीं न कहीं हम चूक गए और उसको हम अपने पक्ष में नहीं ला पाए और कांग्रेस अपने पक्ष में ले गई। तो अब ये बता दो कि आपने 2.5 साल में ऐसा क्या कर लिया है कि अगली बार उम्मीद करें कि ध्रुवीकरण आपके पक्ष में हो जाएगा? ठीक है, ये बता सकते हैं जी। देखिए, अगर मैं शक्ति जिले की बात करता हूं जी, तो शक्ति जिले का 22 सितंबर 2023 में यहां पे गठन हुआ हिमांशु जी। जी। और मेरे को लगता है उसके बाद से ही हम अगर बात करें तो सही रहेगा, अगर आगे की बात करते हैं। जैसे ही शक्ति जिले का गठन हुआ सितंबर 2023 में, और हम लोग दिसंबर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आई। जी। आप थोड़ा तारीख कहीं भूल तो नहीं रहे? दिसंबर में 2024 दिसंबर में ही तो हमारी विष्णुदेव जी की सरकार बनी थी। मतलब आप 1 साल तक भी भले ही भाजपा की सरकार थी, पर आपको लगती कांग्रेस की सरकार थी। अरे रुकिए, 2022 में मान के चलिए सितंबर में अपना यहाँ जिला का गठन हुआ और हम लोग 2023 दिसंबर में हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना। जी। अगर मैं बात करूं शक्ति जिले की, तो शक्ति जिला में जैसे ही हमने जिला का गठन किया तो कोई प्लानिंग के साथ मान के चलिए जिले का गठन नहीं हुआ, और इसका परिणाम ये था कि हम शक्ति को जिला तो कह रहे थे जी, लेकिन 1.5 साल के अवधि में भी हमारे पास जिला के नाम पे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं थी। जी। जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हम देखते हैं तो जिला के लिए आप कलेक्ट्रेट कंपोजिट बिल्डिंग का बात कर लीजिए, जिला सत्र न्यायालय का बात कर लीजिए, जिला पंचायत का बात कर लीजिए, या अगर मान के चले हम युवा और का भी अगर हम फोकस करते हैं बोले तो जो बिल्डिंग संचालित थी, कहाँ हमारी कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग संचालित अभी है, वो एक कॉलेज हुआ करता था। वहां पे बच्चों को हटाकर कलेक्ट्रेट स्थापित किया गया। हमारे सरकार में आते युवाओं को प्रोत्साहित के लिए यहाँ हम लोग आपका नालंदा परिसर का भी यहाँ पे स्वीकृति मिला है, और यहाँ अभी अभी आपका एक अच्छा सर्व सुविधा युक्त खेल ग्राउंड का भी स्वीकृति हमारी सरकार ने दी है। ये अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करते हैं तो ये किया है। और साथ ही हम बोले तो हमारी सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं अपने घोषणा पत्र में की थी, जिसमें हम बात करते हैं महतारी वंदन का,
तो यहाँ हमारे शक्ति जिला में 1,90,000 माताओं को महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है। लगभग मान लीजिए 200-400 आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मैं बात करूं, हमने प्रधानमंत्री आवास का बात किया था, लगभग 65,000 प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ स्वीकृत हुए हैं और 45,000 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास अभी कंप्लीट भी करा लिया हमने। हम बात करते हैं धान खरीदी की, तो 3100 रुपए में यहाँ धान खरीदी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, अभी हमारे एसपी साहब आपको बता भी रहे थे, अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि 100 जवान हमको दिए गए हैं और बहुत सारे जो हमारे जर्जर पड़े आपके थाना थे उनका भी नए सिरे से निर्माण कार्य किया गया है और अभी कई जगहों पे चौकी का भी प्रस्ताव, यहाँ पे प्रस्तावित चौकी हैं। इस हिसाब से हम देखें तो आधारभूत यदि शक्ति को जिला अगर बोलते हैं तो हमने रमन सिंह जी के सरकार में शक्ति को शैक्षणिक जिला बनाया था और निश्चित ही हमारी जो सरकार है या हमारी जो पार्टी है वो सोच रखती है कि अगर हम कहीं भी काम करने जा रहे हैं या किसी को भी नाम देना है तो व्यवस्थित रूप से नाम दें ताकि उस पे काम करके उस जगह को उस लायक बनाया जा सके। और इसीलिए एक बात बताओ, आप बता रहे हो शक्ति में इतना सारा काम हो रहा है जिले में, तो फिर जाके महंत जी, राम कुमार जी, साहू जी, इनका भविष्य क्या होगा? अब देखिए, हम तो बोलते हैं कि हमने बनाया हम ही संवारेंगे, तो जो पर जिला बनवाया तो महंत जी ने था। अब कह सकते हैं, लेकिन शैक्षणिक जिला का दर्जा अगर किसी ने दिया था यहाँ को और शैक्षणिक जिला के रूप में इकाई अगर स्थापित की थी तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने यहाँ पे शैक्षणिक जिला घोषित किया था जी, और उन्होंने बोला था कि आगे हम इसको जिला के रूप में व्यवस्थित करेंगे, लेकिन पूरी व्यवस्थाओं के साथ जिला देंगे। यही शक्ति में डॉक्टर रमन सिंह जी की जो आपकी विकास यात्रा थी, इसमें पत्रकार बंधुओं को ही उन्होंने आश्वासन देके गया था। तो ये आश्वासन उन्होंने दिया था। मेरे साथ में रश्मि जी हैं। रश्मि जी, टिकेश्वर जी बता रहे हैं विकास अगर कहीं हो रहा है तो शक्ति जिले में ही हो रहा है। बोले 2028 में कहानी बन जाएगी। कितना घबरा गई आप? बिल्कुल नहीं घबराए हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। अभी जितने भी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, मैं देखिए ग्रामीण क्षेत्र में रहती हूँ जी। शक्ति शहर बस शक्ति जिला नहीं है। हमारे इस शक्ति जिले में डबरा, मालखुदा, जजेपुर विकास खंड भी आते हैं, वहां की भी बात होनी चाहिए। जी बताएं। किसी भी जिले का, सबसे पहले मैं शिक्षा पे बात करती हूँ, तो शिक्षा के लिए जो हमारा जिला स्तरीय सुविधा होनी चाहिए, जैसे महिलाओं के लिए महिला कोई भी महाविद्यालय नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि महाविद्यालय नहीं है, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए कोई पहल नहीं हुआ है। स्वास्थ्य की जो बात आपने किया, जिला चिकित्सालय जिसको अभी आप बना के रखे हैं, वहां पे आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी के सौजन्य से जो मरीज आते हैं उनके परिजनों के रुकने के लिए सर्व सुविधा युक्त कंडीशनर, एयर कंडीशनर प्रतीक्षालय बनाया गया है। उनके कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री की व्यवस्था की गई है। साथ में 6 एम्बुलेंस दिए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्यरत है। लेकिन यहाँ जो जिला में एम्बुलेंस है वो खराब है, लिफ्ट की मशीन लगी है मरीजों के ऊपर आने जाने की, वो खराब है। आपका ऑर्थोपेडिक नहीं है, आपका हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। आप शौचालय में जाके देखिए, इतनी गंदी जगह है कि आप खड़े नहीं हो सकते, उसका यूज करना तो दूर की बात है। जो हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, और जो महिलाओं का महिला चिकित्सा विभाग है, प्रसूति मैटरनिटी वाला, जहाँ पे चाहे वो प्रसव की बात हो या फिर एमटीपी हो या मिसकैरेज की बात हो, यदि वो चिकित्सा सहायता के लिए वहां पे आती हैं तो उनसे पैसा लिया जाता है। ये कल परसों ही मुझको एक पेशेंट ने बताया, और कोई निरीक्षण नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं। ऐसी हालत जयजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां हम लोग 15 दिन पहले गए थे, वहां पे सारे मेडिकल वेस्टेज, यहाँ वहां कूड़े करके आप खड़े हो जाएंगे 10 मिनट तो आपको लगेगा कोई बीमारी आपको घेर लेगी करके। मरीजों को क्या होता है, पूरे सीपेज, पानी, सीलन, कोई अव्यवस्थित। यहाँ पे इतनी सारी अव्यवस्था है कि आपको जाने में डर लगता है। इसीलिए जो कलेक्टर साहब बता रहे थे कि अगल बगल के जो जिलों में जाते हैं मरीज, इसलिए जाते हैं यहाँ पे। अच्छा रवि जी, एक बार बताओ। और भी बता रही हूँ मैं आपको। धान खरीदी की बात हुई, खाद का तो है ही। अभी डीएपी हमारे सकरा समिति, जहां से मैं 20 साल से सदस्य रही हूँ,
आज ही मैं संस्था प्रबंधक से बात की तो वहां की डिमांड है 3000 बोरी डीएपी की, लेकिन हमको अभी तक कुल उपलब्ध हुआ है 500 बोरी ही। उसके जगह में एनपीके दिया गया है, जो एनपीके हमारे धान के फसल के लिए रिकमेंडेड नहीं है, ये गेहूं के लिए है, जबरदस्ती लिया जा रहा है। और जब अभी डीएपी आ रहा है तब किसान औने पौने दाम में व्यापारियों से खरीद लिए। तो जब समितियों में डीएपी उपलब्ध नहीं था तो व्यापारियों के पास कहां से गया डीएपी? अच्छा रश्मि जी, एक उलझन में हूं, उस उलझन को आपसे सुलझाना चाहता हूं। हाँ बताइए। उलझन ये है कि 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इस इलाके में प्रदेश के विपरीत एक तरफा कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, एक तरफा कांग्रेस के प्रत्याशी तीनों सीटों पर जी। ये आपके जो जीते हुए प्रत्याशी थे, इन्होंने 4 महीने में क्या खेल किया कि 4 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव आया तो 2 सीटों पर तसल्ली से जनता ने आप लोगों को निपटाया। जी, हम लोगों ने पूरी मेहनत किया हमारे किसके लिए? हमारे प्रत्याशी के लिए। लेकिन जो मोदी का जो जादू था ना, जो नशा था, मतलब आप मानते हैं कि मोदी जी का जादू है? नहीं, आगे भी सुनिए। वो जादू जो युवा वर्ग में था आज उतर गया है। आप सब लोगों ने देखा है देश में जो पार्टी ये बोलती है कि हमारे पार्टी में इस्तीफा नहीं होते, हमारे पार्टी में ये नहीं होता, आज झुकने पर मजबूर हुआ 12 बजे रात को और रील बना रहे हैं। नहीं, एक बात एक मिनट पूरी बात तो सुनिए। और अरे सवाल तो पूरा होने दीजिए ना। बताइए ना सर। आपने बताया कि वो 4 महीने बाद जो परिणाम आया वो मोदी जी का जादू था जी, पर वो एक कैसा जादू था? एक मिनट, हाँ। बात तो होने दीजिए। बता रहे हैं। इतना आप परेशान क्यों हो रही हैं? भाई जो मोदी जी का जादू था वो सख्ती में तो चल गया, बगल में कोरबा है वहां नहीं चला। जी, मैं निश्चित रूप से बता रही हूँ कि इसके लिए मैं हमारे आदरणीय भाभी ज्योत्सना महंत जी, जो एक सिंपल घरेलू महिला है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, और उस जेठ दोपहरी तपती नौतप्पा के समय में हम लोगों को भी चुनाव प्रचार में उन्होंने बुलाया था, लेकिन हम अपने क्षेत्र से नहीं जा पाए। व्हाट्सएप के माध्यम से देखते थे कि जब हम अपने घर के आंगन में नहीं निकल सकते थे, उस बड़ी दोपहरी में इतने एज में वो लोगों से मिलती थी, समुदाय लोगों से मिलती। ये जो सतत संपर्क और मेहनत था उनका व्यक्तिगत रूप से, और आदरणीय महंत जी की रणनीति थी, वो जीते। तो महंत जी ने रणनीति कोरबा में बनाई, जांजगीर में नहीं बनाई। यहाँ भी बनाई, लेकिन देखिए बहुत सारे कारण होते हैं उसके, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। थोड़ा हमें भी तो बताइए ना। हमारे उसमें भी आपको बताऊं, हमारे चंद्रपुर विधानसभा से हम लोगों ने लीड किया है, इस लोकसभा में भी, पिछले में भी किया है। दोनों जगह से हम लोगों ने अपने विधानसभा जहां मैं रहती हूं, जहां राम कुमार भाई रहते हैं, वहां से हम लोग जीते हैं। कभी ये जो राम मंदिर है और आपका ये जो धर्म का जो प्रचार इन लोगों ने किया कि मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है, ऐसी आपने जितनी मेहनत कर ली, महंत जी ने यहाँ पे नहीं की क्या? भाई देखिए, वो इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने निर्देश दिया था। स्वाभाविक रूप से अपने घर का कोई चुनाव लड़ता है, मैं यदि चुनाव लड़ूंगी अगल बगल नहीं जा सकता सर, ये सबकी मजबूरी है। मतलब आप बता रहे हो कि महंत जी ने ध्यान कोरबा पे दिया, असली जांजगीर में ऐसा नहीं, वो स्टार प्रचारक थे, पूरे छत्तीसगढ़ में घूमते रहे वो। अभी तो आप बता रहे थे वो अपना चुनाव लड़ रहे थे। नहीं, वो अपना लड़ते रहे, साथ में जो बड़े नेता आते रहे, जो स्टार प्रचारक रहे, उनके साथ भी रहे वो, उनकी ड्यूटी तो अलग थी ना। अब प्रदेश संभालते रहे, वो घर निपट गया। नहीं, ऐसा नहीं है, घर नहीं निपटा है। अब आने वाले समय में ये परिणाम भी आपको अलग देखने को मिलेगा, विधानसभा में मिलेगा, लोकसभा। साथ में मैं और भी एक महत्वपूर्ण चीज तो बताना चाह रही थी। एक तो शिक्षा हो गया, दूसरा आपका स्वास्थ्य का हो गया, और ये जो खाद की समस्या थी, और धान खरीदी का जो 3100 रुपए में धान खरीदी करेंगे बोले थे, और भाजपा का जो घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने ये घोषणा किया था कि हम किसानों का जो धान खरीदी का भुगतान है उसको पंचायतों में काउंटर लगा के करेंगे, संबंधित सोसाइटी में। लेकिन जब धान खरीदी के सारे किसान लोग हैं, धान खरीदी का भुगतान का समय आया, सब लोग कोऑपरेटिव बैंक में दिन भर लाइन लगाते थे, और 25,000 मिलता था, और कभी कभी वो भी नहीं मिलता था किसानों को कि सर्वर डाउन है, आज पेमेंट नहीं मिला करके बैंक से, स्टेट बैंक से वो वापिस होते थे। ये तकलीफ हुआ। दूसरा, किसानों के धान का चेकिंग इन लोगों ने घर घर में अधिकारियों ने जाके किया। किसानों के उपजाए हुए धान को किसानों को अपमानित किया, इतने खून पसीने के, उनको चोर साबित किया। कैसे भी मशक्कत करके टोकन के माध्यम से धान का टोकन कट गया। तो पिछले साल मुझको याद है
26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस बड़े उल्लास के साथ मनाया गया जिला में। अपने लोगों के साथ में यहाँ विपक्षी लोगों को या पूर्व जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण नहीं दिया जाता, जबकि जांजगीर जिले में ये परंपरा थी, लेकिन वो राष्ट्रीय पर्व में भी नहीं दिया जाता। कोई बात नहीं, हमारा चेहरा पसंद है तो कोई बात नहीं। दूसरे दिन ये फरमान आया सभी समितियों में कि आप यदि 100 कुंटल धान का टोकन कटा है तो सिर्फ 60 कुंटल ही धान खरीदी होगा जी। 40% धान नहीं खरीदा जाएगा। अलिखित, किसी का दस्तखत नहीं था, लेकिन जो संस्था प्रबंधक थे, धान खरीदी के प्रभारी थे, उन्होंने बताया। सारे किसान आक्रोशित हो गए। हम लोग दिन भर सारे मंडियों में, सारे रोड में, एनएच में किसान अपने ट्रालियों से खेत से चक्का जाम के कलेक्ट्रेट में बैठे, तीनों विधायक, सारे कार्यकर्ता दिन भर बैठे रहे कलेक्ट्रेट के सामने, तब जाके धान खरीदी हुई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतनी मेहनत से किसानों के नाम से सब लोग वोट मांगते हैं, किसानों के नाम से राजनीति करते हैं, उनके मेहनत के कमाई को बेचने के लिए इतना उनको मशक्कत, इतना आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों? सवाल है रश्मि जी के। हमारे साथ निर्मल सिन्हा जी हैं। सिन्हा जी, सवाल इतने ज्यादा भारी तो नहीं थे कि आप पानी पीने लगे? तो सिन्हा जी ये बताओ, ये शक्ति जिले में करके क्या बैठे हो आप? मैं पहले बहन जी का उत्तर दूं? नहीं, पहले तो मेरे से बात करो भाई जी। ऐसे भी क्या है, करके क्या बैठे हो भाई? शक्ति जिले में ऐसे परिणाम क्यों आते भाजपा के पक्ष में? सर्वप्रथम आपका शक्ति जिले की ओर से स्वागत, अभिनंदन है, आपको नमन है। सारे हमारे यहाँ पे पक्ष विपक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रेस के लोगों को मेरा नमन है, प्रणाम है कि इसका पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था जी, कांग्रेस ने कहा था कि हम शक्ति जिले को मुख्यमंत्री देंगे। एक इफेक्ट उसका था जी कि शक्ति जिले को मुख्यमंत्री मिलेगा। जो अधूरे काम डॉक्टर रमन सिंह जी का अगर कोई छोटा मोटा बच गया होगा और स्वर्गीय अजीत जोगी जी का बच गया होगा, और उसको पूरा करने के लिए हम शक्ति जिले को मुख्यमंत्री देंगे। लेकिन न तो मुख्यमंत्री आया, न उनका कोई दूसरा पद आया जी। तो कारण एक ही था कि मुख्यमंत्री के नाम से सारे पक्ष विपक्ष लोग वोट दिए। स्थानीय मुद्दों को भूल गए, विधायक सक्रिय है कि नहीं है उसको भूल गए। निर्मल जी, और मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में बताओ निर्मल जी, ये आप 2018 की बात कर रहे हो, 2023 की बात कर रहे हो? 18 की बात कर रहा हूं मैं। एक मिनट, 2018 में तो शक्ति जिला भी नहीं था। शक्ति जिला नहीं था, जांजगीर का, पूरे जांजगीर की बात बता रहा हूं मैं। शक्ति जिला चिल्ला रहे थे। अरे भाई वही बात है ना, 3 विधानसभा यहाँ का, 3 वहां का। जी। तो लोगों ने इसलिए वोट दे दिया कि चलो भैया हमारे कहाँ है मुख्यमंत्री आपका, शक्ति जिले या जांजगीर जिले का गायब है। तो लोगों ने वोट इस नाते दिया। अच्छा एक मिनट रुके। अरे भाई रुको ना, निर्मल जी बड़े नेता है भाई, वो कोई बात कह रहे हैं, जरा गंभीरता से सुनना पड़ता है, सवाल करना पड़ता है। अच्छा निर्मल जी ये बताओ, ये जांजगीर जिले में मुख्यमंत्री देने के लिए ही नारायण चंदेल को जिताया था? देखिए जी, कि मुख्यमंत्री कहां से, जो चेहरा जो 3 लोगों का बताए थे उसमें शक्ति बताए थे। शक्ति हमारा अनुभागीय अधिकारी यहां बैठते हैं सारे, चाहे चंद्रपुर की बात हो, चाहे जयपुर की बात हो, चाहे हंसौद की बात हो, चाहे मालखरौदा की बात हो, सारा जो हमारा सेंटर जो रहता है शक्ति रहता है। आज जिला हुआ है तो केवल एक मुद्दा इन्होंने और बताया था हमारे लोगों ने कि भाई किसानों का हम ये करेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा चरणदास महंत जी आदरणीय को मुख्यमंत्री बनाएंगे करके सारे लोगों ने वोट किया। अच्छा चलो, आपने एक ज्ञान की बात कही। एक मिनट ज्ञान, 2018 में तो महंत जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बताते थे, उसमें बहका के वोट ले गए जी। 2023 में क्या किए? 2023 में एक तो कर्ज माफी, दूसरा ये था कि सरकार इनकी आएगी, फिर सारे अधूरे कामों को हम मुख्यमंत्री होने के नाते पूरा इन्हीं से करवाएंगे। इस नाते फिर से लोगों ने दिया, सारे हमारे जितने जनता थे पक्ष विपक्ष का, लो भैया इस बार तो हो। लेकिन राज्य में भाजपा की सरकार आई,
फिर महंत जी को झुनझुना थमा दिए। मतलब मैं तो आपकी बात समझ ना पाया निर्मल जी। आपने बताया कि लोगों को ये था कि फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। भाई पूरे प्रदेश में तो भाजपा जीती, यहां पर आप लोग ऐसा क्या करके बैठे थे, यहां ऐसा क्या करके बैठे थे कि यहां के लोगों को भरोसा रहा कि सरकार कांग्रेस की आएगी? देखिए, एक मुद्दा था जो मैदानी वाला का। जितने मैदानी इलाके हैं उसमें आप देखेंगे किसान का जो मुद्दा था, उस नाते कांग्रेस जीती है। केवल किसान का मुद्दा। दूसरा, जो हमारे पूर्व लोगों ने बताया कि अभी तक त्रिकोणीय ट्रायंगल फाइट होता था, बसपा एकाएक नीचे आ गई और वो वोट शिफ्ट जो हुई है कांग्रेस की तरफ। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं निर्मल जी। 2.5 साल में किए क्या हो कि कोई उम्मीद रखें या अभी भी इन्हीं की उम्मीद है? देखिए, 2.5 साल में हम रोड, पुल, पुलिया, अगर मैं आपको बात कराऊं शुरू से, अगर मैं पूर्व विधायक के नाते अगर बताऊं, किसी ने कहा ना कि उच्च शिक्षा के बारे में, हमारी बहन जी बोल रही थी, इस जिले में कितना उच्च शिक्षा था गवर्नमेंट का? एक आधा कॉलेज माल खरोदा था, उसको हमने साइंस सेंट दिया, जयपुर को दिया कॉलेज, हसौद को दिया, चंद्रपुर को दिया, डभरा में एक कॉलेज था, 1.5 कॉलेज केवल था, शक्ति में भी नहीं था। तो इस नाते हमारा काम। ये 2.5 साल में दियो? 2.5 साल में हम नहीं दिए, हम आ रहे हैं ना बात को। अरे तो भाई 2.5 साल में बात करो। अरे भाई 2.5 साल की बात। भाई निर्मल जी बता रहे हैं, जरा 2.5 साल का बताओ ना। देखो, जो आपने 15 साल में दिया, एक मिनट, जो 15 साल में दिया उसके चलते 2018 और 2023 में दिख गया। देखिए, अब जरा 2.5 साल के विषय में कुछ बताने का है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। शुरू से विद्युत विभाग की बात है। 2012 से हमने चिट्ठी लिखा कि मलदा में 220 मेगावाट हो, शक्ति का भी हो। मैंने माननीय महंत जी को भी कहा कि आप भी थोड़ा भिड़िए, 13, 14, 15 की बात है। वो मेरे यहाँ का पिरदा का 220 मेगावाट 216 करोड़ का है, काम चालू हो गया। बड़ी बात की बात बता रहा हूँ, आप बड़ी बात की बात बोलते हैं। नहीं, अभी तो बड़ी बात दूसरी आपने बताई। नहीं, एक मिनट रुको। 16 करोड़ की इतना बड़ा काम। अरे रुको तो सही निर्मल जी, 2013 से 15 अभी चालू हुआ ना। एक मिनट रुको ना भाई। 2013 से 15 सरकार भाजपा की, मदद मांगी आपने महंत की, चल क्या रहा है यहाँ पे शक्ति के लिए? एक मिनट, अरे सुनो, अरे भाई श्याम सुंदर जी बोल रहे थे ना, मैं कहां का आदमी, हसौद का, जयपुर विधानसभा का आदमी। चिट्ठी कौन लिखता है? शक्ति विधानसभा के लिए। क्योंकि शक्ति में जो जमीन की बात है, शक्ति छोटे बड़े झाड़ की, जंगल की है। अनेकों बार कलेक्टर साथ होता है, अनुभागीय अधिकारी से होता है कि हमारा जो अड़भार की जो विद्युत है 132, जयपुर का जो 132 है, वो सारा खर्च हो जा रहा है हमारा शक्ति में। हम शक्ति की बात कर रहे हैं, वहां कहां बैठते हैं? हसौद में। लेकिन 132, 220 कहां हो? शक्ति में हो। उसका बेनिफिट कहां मिलेगा? नहीं, अब इस पे भी आ जाता हूं। 2013 से 2015 आप थे जयपुर में, आपने बात की शक्ति की, क्योंकि आपको विकास देखना था जी। पर उस समय विधायक तो खिलावन साहू थे, मदद आप महंत जी की ले रहे थे। अरे भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने खिलावन जी को भी कॉलेज के लिए, कॉलेज जा रहा था रायगढ़, हमसे बात हुआ, हमने कहा भैया तुम भी मांगो आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी से, हम तो वीटो डलवा दिए हैं। और शक्ति का जो उनका गांव है नगरदा, वहां कॉलेज भी खुलवाए। और ये अभी की बात बता रहा हूं मैं, मेरा पत्र निकला 12-13 में, महंत जी का जब 18 में आने के बाद में उनको भी कहा। और अभी लास्ट में सिरली में भी छोटे बड़े झाड़ के जंगल हो गए, कलेक्टर साहब बैठे हैं, तो हमारा 222 होगा। अभी जो अभी सिंगल जांजगीर जिला, शक्ति जिला में 220 मेगावाट का एक ही है बनारी में। अगर 220 होगा तो इस जिले में जो विद्युत थोड़ा बहुत कटौती होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, अभी रायगढ़ और चांपा से आता है। विद्युत विभाग की बात कर रहा हूं मैं, एक विभाग की, और पुल पुलिया की पूरे छत्तीसगढ़ में
एकमात्र ऐसा जिला होगा जिसमें 5 पुल कम से कम एक साल में प्रशासकीय स्वीकृति, बजट में 15-20 आता है, एनी कट कम से कम 20 आता है, 5 की प्रशासकीय स्वीकृति मिलता है। और लगातार निरंतर छत्तीसगढ़ सरकार, आदरणीय चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे वो विष्णुदेव साय जी हो, कभी मना नहीं करते। गांव गरीब और किसान की सरकार है, हम किसानों की हमेशा बात करते हैं। जहां तक की बात है, किसी ने कहा कि नहर में सिंचाई की बात आप बोल रहे थे ना, हमारे खिलावन जी बोल रहे थे, अगर रमन सिंह जी ने 16,000 करोड़, उनके 15 साल में 16,000 करोड़ दिए, और ये भी कम से कम 1200 करोड़ रुपए अभी तक जारी हो चुका है। ये बड़ी बात है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, एक डॉक्टर 5 साल में अगर आपने पदस्थ किया होगा तो बताओ, बीच की अभी सभी जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सीएचसी में, और अभी तो हम ये स्थिति में हैं, उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी डॉक्टरों का हम नियुक्ति करवा रहे हैं लगातार। अभी जहां तक बात है 108 का, अभी 5 और एक और उच्च स्तरीय का वो दिए हैं। तो कुल मिला के काफी काम कर रहे हैं। निर्मल सिन्हा जी ने बताया, हमने 2 साल का पूछा था, उन्होंने तो 15 साल का भी बताया। लेकिन भाई साहब, मेरा तो अभी बहन जी और कुछ बोल रही थी ना, मैं उसकी बात बताऊं। इस जिले में केवल 7 हाई स्कूल था, आज 150 से ज्यादा हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, और करीब 34 शिक्षक थे, 34। आज इस जिले में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में 500 से ज्यादा हैं। कल्पना करिए एजुकेशन की बात। और रही बात सिंचाई की बात, एक आया था सिंचाई का भी मैं उत्तर देना चाहूंगा। गर्मी फसल, डबल फसल की बात बोलते हैं हमारे नोवेल भैया। अरे भैया, 3000 हेक्टेयर से ज्यादा गर्मी फसल में आपका धान प्रोडक्शन हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारी बहन जी अभी बोल रही थी कि किसानों को लेने में बड़ा परेशानी होता है, शर्मिंदगी शब्द का उपयोग की। उस दिन को भूल गई बहन जी, जब मंडी स्तर में धान खरीदी होता था, गिलास में डुबो डुबो करके बदरा है कि सरहा है करके देखते थे। आज तो एक क्लिक में आपके मोबाइल में पैसा आता है। कल्पना करिए उस किसान देवी देवताओं को जिन्होंने अन्न उपजाया। कल्पना करिए कि आज हम सोसाइटी स्तर में नहीं, धान खरीदी केंद्र में आए, धान खरीदी केंद्र से उप केंद्र में आए, आज एक क्लिक में 3100 रुपया मिल रहा है। कल्पना करिए आप। एक बार बताओ, पूरे किसान जानते हैं कि किसने क्या एक मिनट देखो, ऐसा है, निर्मल सिन्हा जी के साथ दिक्कत यह है कि निर्मल जी 2002 से 2003 तक की कांग्रेस सरकार को याद रखे हुए हैं। निर्मल जी सरकार 2018 से 2023 की आके गुजर गई। मैं उस विषय को नहीं, इन्होंने तो जो प्रश्न, बहरहाल आपने पर्याप्त समय लिया। अब हमारे साथ बाकी पैनल भी हैं, जायसवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जायसवाल साहब, थोड़ा आप बताओ ना, सरकार भाजपा की, विधायक कांग्रेस के, कितना मुश्किल जा रहा है काम कराना सख्ती में? सर थोड़ा सा मेरे को समय देंगे तो मैं चीजें बता रहा हूं। अब जितना भी समय सामने है, कोई भी विकास है ना शहर का या देश का, वो ये तय करता है कि वहां शिक्षा की स्तर क्या है, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी है, तीसरा वहां रोजगार क्या है, और चौथा में लास्ट में आता है वहां साफ सफाई कैसी है शहरों की। ये 4 मापदंड कोई भी शहर को तय करता है, ये मेरा मानना है जी। अब स्टार्ट करते हैं अपन शिक्षा की। हमारे यहाँ जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने सोचा कि गांव में और शहर में जो बच्चे पढ़ते हैं सबको समान अधिकार मिलना चाहिए शिक्षा का, चाहे वो अमीर का रहे चाहे गरीब का। इसलिए इंग्लिश मीडियम आत्मानंद स्कूल की स्थापना की गई। हमारे सरकार ने सोचा कि हम समान सबको अधिकार देंगे, समान शिक्षा का स्तर देंगे। इन्होंने स्थापना की, आत्मानंद स्कूल स्टार्ट हो गया। एक मिनट, मेरा आग्रह है अपनी टिप्पणियों के संदर्भ में, भाई या तो निर्मल सिन्हा जी लायक नहीं है या हमारे कृष्णकांत जी लायक नहीं है, तो आपको लग रहा है कि आपको ही परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे तो हो नहीं रहा।
अन्यथा जाके धैर्य रखो, अभी कृष्णकांत जी जैसा मजबूत व्यक्ति बैठा है जवाब देने के लिए। जी दूसरी बातें, हमारे यहाँ महिलाओं को भी शिक्षक अधिकार मिले कह के हमारे यहाँ गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की गई। जी हमारे यहाँ शक्ति में गर्ल्स कॉलेज स्थापना हुई। जी कहां पर? यह अभी हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू उच्च विद्यालय के पीछे में अभी बिल्डिंग बना नहीं है, भवन, तो कॉलेज चल रहा है। जब भवन बनेगा तो वहां कॉलेज जाएगी। एक गवर्नमेंट का कॉलेज है, महाविद्यालय है शिक्षा गर्ल्स का जी शक्ति में। तीसरी बातें आती है सर, नहीं मतलब वहां पर जो चल रहा है उससे संतुष्ट है ना आप? ऐसे ही चलता है कॉलेज? नहीं चलता है कॉलेज। नहीं ऐसे ही चलता है ना कॉलेज? कॉलेज ऐसे ही होने चाहिए। नहीं कॉलेज चलता है, मतलब प्रॉपर बिल्डिंग अभी बनी नहीं है कॉलेज की। जी अभी कॉलेज जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय एक कॉलेज है, उसके कुछ कमरे को दे दिया गया है जी, उसमें चलता है जी। अभी शिक्षा का मैंने बात किया, अभी शिक्षा की स्थिति क्या है? आत्मानंद स्कूल में जो फंड दिया जाता था इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वो फंड आप कोई टीचर बैठेंगे तो पूछ लीजिए, उन टीचरों को अभी तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है कई महीने से। जी किसी को पूछ लीजिए, कोई बैठे होंगे। सरकारी स्कूल के टीचरों को मिल रहा है, हमारे आत्मानंद स्कूल को जो हमारे सरकार ने हर सुविधाएं कम की गई, उसमें नहीं दिया गया। एक बात बताओ, ऐसा कौन सा, एक मिनट, क्या आप नहीं मानते हो कि ऐसी कैसी व्यवस्था आपने बनाई कि सरकार जाते ही व्यवस्था ढह गई? भाई अगर आपने स्कूल गंभीरता से शुरू किए थे तो बाकी सरकारी स्कूल चल रहे हैं, उन सारे स्कूलों में तनख्वाहें मिल रही हैं। शिक्षक, ऐसा नहीं है कि सरकार बदल गई तो पढ़ा नहीं रहे हैं और तनख्वाह नहीं मिल रही। या आत्मानंद में आपने ऐसा क्यों सिस्टम बनाया जिसमें सरकार बदलते ही इतना संकट आया? ये सरकार बताएगी कि उसको टीचर को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही आत्मानंद स्कूल के, ये सरकार जो है वो बताएगी, मैं थोड़े बताऊंगा। अरे आप क्यों नहीं बताएंगे भाई? बाकी भी विभाग है, बाकी भी टीचर्स हैं, उधर से तो आवाज नहीं आई। नहीं सर, एक चीजें हैं, आत्मानंद स्कूल के टीचरों को नहीं मिल रहा है। वही तो पूछ रहा हूँ, खाली शक्ति नहीं, किसी को नहीं मिल रहा है। नहीं, आपने मेरे सवाल को नहीं समझा जायसवाल साहब। सवाल यह है कि सरकार ने ऐसी कैसी व्यवस्था बनाई कि उस सरकार के जाते ही स्कूलों में टीचर्स की तनख्वाह पर भी बनाई? इसका मेरे को लगता है सरकार सोचती है यदि बच्चे इंग्लिश सीख जाएंगे, गांव के शिक्षित हो जाएंगे, बच्चे पढ़ लिख लेंगे, तो फिर उस पर राजनीति कौन करेगा? आपने सवाल का उत्तर नहीं दिया, लेकिन जो सवाल आपने उठाया है उसके संदर्भ में हो सकता है कृष्णकांत जी के पास कोई उत्तर हो। कृष्णकांत जी मैं काफी दुखी है जायसवाल जी, एक बार सुन ले, उत्तर तो आना चाहिए ना भाई। जी कृष्णकांत जी, आत्मानंद स्कूल के मुद्दे को उठा रहे हैं जायसवाल जी और बोल रहे हैं कि गरीब के बच्चा पढ़ जाएगा, ये आप नहीं चाहते इसलिए ऐसा हो रहा है, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि संवाद लोकतंत्र की बड़ी शक्ति है और ये हरिभूमि और आईएनएच के संयुक्त तत्वाधान में आज हमारे शक्ति में हमारे पक्ष विपक्ष दोनों को आपने बिठाया है, जो हमको बैठने का अवसर नहीं मिलता था, और एक सार्थक चर्चा इस जिला के उज्जवल भविष्य के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इसके लिए आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। अभी जो हमारी सरकार चल रही है, जब से ये 2.5 साल में शिक्षा की जो स्तर है वो बेहतर हुआ है। आत्मानंद के विषय में वो जो कह रहे हैं वो पर्टिकुलर वो बताएं कि कहां किसको तनख्वाह नहीं मिला है, उसको तनख्वाह मिलेगा, और ऐसी कोई बात है तो उसकी शिकायत करनी चाहिए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि शिक्षकों को तनख्वाह न मिले और आत्मानंद स्कूल चले? आत्मानंद स्कूल पिछली सरकार की तुलना में अभी और बेहतर हुआ है। अभी तो अपन कुछ स्कूलों का पीएम श्री करके भी अपन किए हैं, उससे उसका उन्नयन हुआ है, और स्टाफ की जो बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो किया गया है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा का स्तर अभी सुधरा है। जी मैं तो सर, कोई भी टीचर है पूछ लीजिए, फोन करके पूछ लीजिए, उनको तनख्वाह कई महीने से नहीं मिला है। मैं इतना ही जानता हूं सर, बाकी आगे नहीं जानता। अब सेकंड बातें आ गई मेरी। पहला मैंने बोला एजुकेशन, सेकंड मैंने बोला स्वास्थ्य की बात। जी हमारी सरकार आई तो शक्ति में आप किसी भी कोई डॉक्टर है, कोई बैठे होंगे, पूछ लीजिए, उसके पहले शक्ति यहाँ शक्ति का जिला अस्पताल है, सरकारी अस्पताल,
वहां एक भी डिलीवरी नहीं हुआ करता था, एक भी नहीं। रिकॉर्ड देख लीजिए निकलवा के। जब हमारी सरकार आई, चरणदास भैया बने, तो इन्होंने वहां का व्यवस्था को सुधारा, तो वहां डिलीवरी मिनिमम 10 हो गया, आज भी वो 10 से ऊपर जा रहा है। तो वहां इन्होंने स्तर को सुधारा। अच्छा एक बात बताओ जायसवाल हाँ। जी, ये सरकार तो आपकी 2018 में आई, हाँ। बात ठीक है, पर चरण भैया तो इस इलाके के सांसद जाने कब से थे? नहीं सर, उस समय 98 में पहली बार सांसद चुने गए थे वो। 98 से लेकर लगातार ये महंत जी बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर ही रहे। क्या किए थे उस समय? डिलीवरी क्यों ना हुई? सर जी, लोकल में विधायक का बहुत बड़ा रोल रहता है। और सांसद का? देखिए सर, मेरे को नहीं मालूम उस समय का, है ना। मैं तो सन 2018 से बात करूंगा सर। आप पीछे बात मुझे करेंगे ना, मैं राजनीति में नहीं था पहले, ना मैं जानता। दुनिया में तो थे कि नहीं? दुनिया में था, लेकिन उसमें मेरा और था, ध्यान नहीं था ना सर। उसका मेरे को जानकारी, उसका मैं उतना वॉच नहीं कर रहा था जी। तो चलिए, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो मेरे गई। को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया, मेरे को जवाबदारी दी गई, तो मैं उसमें ध्यान दिया जी। सेकंड क्या हुआ सर, वहां स्टार्ट हो गई सुविधाएं। उसके बाद वहां सेंट्रल एसी था जो बंद पड़ा था, उसको इन्होंने ठीक करवाया जी। उसके बाद इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, उसका उद्घाटन किया। आज कोई भी हम पूछ लीजिए, वहां का सेंट्रल एसी कई 1-1.5 साल से बंद है, ऑक्सीजन प्लांट बंद है यहाँ का जी। अस्पताल का। यहाँ का स्थिति इतना चरमरा गया, आप किसी से पूछ सकते हैं अस्पताल वालों अच्छा से। एक मिनट, अभी तो आप बता रहे थे कि विधायक काम करता है, महंत जी विधायक हैं, हाँ। और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। हाँ। तो अभी प्लांट बंद हो गया, सेंट्रल हाँ। एसी भी बंद हो गया, तो विधायक हाँ। जी ने क्या किया? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी। तो जो अस्पताल में जो फंड आता है, जो देख रेख होता है, सर तो नहीं देखते ना, वो स्वास्थ्य मंत्री का काम है। वो स्वास्थ्य मंत्री का काम है सर। अरे हाँ, फंड है ना। अभी तो आप बता रहे थे कि विधायक ही महत्वपूर्ण होता है। नहीं, और नहीं। ऐसे हमने सवाल किया तो आपने विधायक को गोल कर नहीं दिया। नहीं, मैं बोला कि 2018 में आए, सर तो देख रहे थे, मैं 2018 में आया। जायसवाल साहब, आपने हमें जवाब नहीं दिया। खैर, अब हम आखिरी दौर के लिए गुलजार जी के पास जाते हैं। वो गुलजार जी, कितने परेशान रहते हैं आप? जी महाराज। जी, कितने परेशान रहते हैं लोग? कितनी अपेक्षा के साथ महंत जी को ना पाके आपके पास आते हैं? सबसे पहले द्विवेदी जी, आपके चैनल के कार्यक्रम में उपस्थित शक्ति विधानसभा और शक्ति जिले के जितने भी लोग यहाँ, चाहे वो पक्ष के हों, चाहे वो विपक्ष के हों या निष्पक्ष हों, मैं वो सबका यहाँ पर अपने नेता डॉक्टर चरणदास महंत जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि सब लोगों ने आकर यहाँ अपनी अपनी बात रखी और सबके सब सद्भावना के साथ एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं। यह शक्ति विधानसभा या शक्ति जिला की बात, अभी आप राजनीतिक तौर पे बोल रहे थे कि विधानसभा में तीनों सीट कांग्रेस जीत गई, लेकिन लोकसभा में हार गई। आपका प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। शक्ति जिला में 646 पोलिंग बूथ हैं, वहां के रिजल्ट देख लीजिए। यहां पर कांग्रेस 646 सीट में और शक्ति जिला में जीती है और जीती है। मैं आंकड़े की बात कर रहा हूं। आप किसी भी यहाँ हमारे डीआरओ साहब भी बैठे हैं, नहीं, जब उनसे आप तस्दीक कर सकते हमारे हैं। को तस्दीक कराना चाहते हैं, शक्ति विधानसभा क्षेत्र क्या आंकड़ा रहा लोकसभा के अंतर्गत? लोकसभा तो 3 विधानसभा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने तो पूछा आपसे, भाई आप चरणदास महंत जी के प्रतिनिधि हैं, जी। आपको हमारा सवाल, हमारा उल्लेख पसंद नहीं आया तो हमने पूछ लिया। मैं डॉक्टर महंत जी के प्रतिनिधि बनने का अभी प्रयास कर रहा हूं। अभी मुझे 33-35% ही अंक मैं अपने को मानता हूं, इसलिए कि मेरी सोच ये है जी। यदि कोई व्यक्ति
चाहे वो प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि हो कि विधायक का हो चाहे सांसद का हो। जी। यदि सांसद या विधायक का ये कोई व्यक्ति यदि प्रतिनिधि बन रहा है और सही ढंग से यदि बन रहा है तो उसको अपने नेता के आचरण के हिसाब से जीना चाहिए। जी। उनके जो काम है उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, चाहे उसके लिए सोने को मिले तो ठीक है, रहने को मिले तो ठीक है, खाने को मिले तो ठीक है, नहीं खाने को मिले तो ठीक है। मैं खाना पैसा खाने की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे चलन चल रहा है अभी पूरे प्रदेश में चल रहा है चलन, उस बात को मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूं जी। तो उसमें ये कोई नई बात नहीं है। मैं अभी 7.5 साल से आदरणीय महंत जी का दोनों जिला का प्रतिनिधि हूं और मैंने उनसे एक जिला के बजाय दोनों जिला अपने तरफ से मांग के बनाए हैं। मुझे शर्म नहीं है अपने नेता से या अपने अभिभावक से बोलने में। मैंने स्पष्ट कहा अष्टभुजी मंदिर के सामने, भैया एक बार बताओ कुछ, आपने इतना सब बता ही दिया तो काम कब ज्यादा तेजी से हो रहा है? 5 साल में ज्यादा तेजी से होता था या 2.5 साल में आपका काम ज्यादा तेजी से हो रहा है? उसके चौथा स्तंभ, अरे अभी सवाल पे रहो भाई, वो बताएगा। इसलिए कि जो पिछले 5 साल जो काम हुए उसमें 750 करोड़ का और 150 करोड़ का कुल मिला के कितना हुआ? 900 करोड़ का काम हुआ जो पूर्ण है। उसमें हमारे भाई खिलावन साहू ने जो बार बार फेसबुक में उसमें जो बोलते हैं कि हाईवे मैंने बनवाया, मैंने बनाया, वो राशि मैं छोड़ दिया हूं, नहीं जोड़ा हूं। भाई खिलावन साहू मेरा छोटा भाई है, मैं उसे बहुत स्नेह करता हूं। मेरे हर सुख दुख का साथी था, साथी है और साथी रहेगा। अच्छा एक बार बताओ, जब आपने ये बात की है तो आखिरी सवाल कर लेता हूं, जब वो आपका सुख दुख का साथी है जी, तो इस विधानसभा चुनाव में ये वाला दुख क्यों दे दिए? उसमें उनके सामने खड़ा कौन था जी, उस बात को देखिए जी। उसके सामने जो खड़ा था वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा भाई है, वही हमारा, वो तो छोटा भाई है जी, उसको पाल पोस लेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। चलिए, मैं उसके घर जाके सेवा देता हूं, उनको उनके यहाँ बहुरिया को महंत जी से बात भी कराता हूं। और आपको द्विवेदी जी, यहाँ जितने सभा के अंदर हैं 99% लोग चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनका हमारे नेता डॉक्टर महंत जी से व्यक्तिगत संबंध है और बहुत ही मधुर संबंध है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। मतलब आप बता क्या रहे हो? सब महंत जी से जुड़े हुए हैं इसीलिए 3 सीटें कांग्रेस की रहती हैं। वैसे मान लीजिए आप। तो भाई ये अपने नेता के प्रति भरोसा है। आपके बगल में कई बार चुनाव लड़े हुए हैं जी जी, संगठन के पद में रहे, उनकी भी स्टेट में नाम ने सुन लिया जी। इधर मेरे बगल में बैठे हुए हैं, उनका भी समझ लिया। ये दोनों के मन में तो ऐसा है कि कब महंत जी मुख्यमंत्री बन जाए तो हमारा सब काम हो जाए। अच्छा एक बार बताओ, हमारा मतलब शक्ति जिले का। अच्छा एक बार बताओ, व्यक्ति विशेष कोई बात नहीं हो रही है। अच्छा गुलजार जी, जब आपको सबके मन का पता है जी, तो मन में ऐसा रहता है हाँ कि सबके मन में रहते हुए भी वो मन का हो नहीं पाता है। वो यहाँ नहीं है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। बहरहाल वो यदि यहाँ रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर अच्छी बात यह है कि शक्ति के संदर्भ में एक बात जो निकल कर आती है वो ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जागरूक है, क्षेत्र की जरूरतों के संदर्भ में उन्हें अच्छे से पता है कि इस नए जिले को क्या चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष में है चाहे विपक्ष में है। क्योंकि जब जनप्रतिनिधियों के स्तर पर जागरूकता है तो आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि शक्ति एक बेहतर जिले के तौर पर उभर कर सामने आएगा। तो हमारी शुभकामनाएं सारे जनप्रतिनिधियों के लिए और राजनीतिक दलों के प्रमुखों के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ संवाद का हिस्सा बनने के लिए। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे इस बड़े पैनल के लिए।